हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से काफ़ी दिनों के बाद इधर बीच में कुछ ज़्यादा काम पड़ गया, कुछ और भी काम आ गए, तो इसे मैं अपना वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो काफ़ी दिनों के बाद फिर से मैं टाइम निकाला और आपको लोगों के लिए जो टॉपिक जहाँ पे स्टॉप हो गया था उसी को फिर से मैं लेके आ। तो सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, जल्दी जल्दी भाई चैनल को लाइक शेयर करते रहिए और सब्सक्रिप्शन तो कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया है, इसलिए कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई क्वेश्चन पूछने में हेजिटेशन नहीं है। आराम से पढ़िए, आराम से अपनी डाउट क्लियर करिए। मैंने ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है, तो चलते हैं, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि काफी दिन बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। रे ऑप्टिक्स में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था हमारे लोगों का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, हेडिंग डाल देते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसी के बाद मैंने बताया था कि हाँ, अब जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलने वाला है, और वाकई में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं दो टॉपिक से डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नहीं है। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और आप खुद देखोगे कि वो ज्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस जितनी अच्छे से हो जाएगी उतना अच्छा ही आपका बढ़िया है। ठीक है, चलो देर ना करते हुए सीधे सीधे हम लोग अपने टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो हेडिंग डाल लेते हैं। सबसे पहले जो आज का टॉपिक है वो है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये भैया वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके बोर्ड पेपर में इस टॉपिक का फिगर ही 2 मार्क्स का आता है, और छोटा सा डेरिवेशन वो 1 मार्क्स आता है। इसका मतलब टोटल ये जो टॉपिक है वो 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब आखिर इसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है, ये हम जरा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं माइक्रोस्कोप हम कहाँ यूज करते हैं। तो माइक्रोस्कोप हम वहां पे यूज करते हैं जहां पर हमको छोटी से छोटी, जो हम अपने सिंपल आंखों से नहीं देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, वहां पर हम लोग माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हम छोटी से छोटी ऑब्जेक्ट को बहुत लार्ज मैग्नीफाई करके देखना हो। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं। देखो भैया फिगर, सबसे पहले यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, इसको इसलिए हम लोग बोल देते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोल देते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा ये साइज में छोटा है, मतलब ये स्मॉल अपर्चर का है। जब स्मॉल अपर्चर का है तो यहाँ पर स्मॉल फोकल लेंथ भी इसकी होती है, स्मॉल फोकल लेंथ। ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर खींच दिए हमने लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, इसे खींच देते हैं। अब इसके बाद एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमको कहाँ पे रखनी है, यहाँ पे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट रखनी इसके पास में कहीं पर। ठीक है, अब ये क्या करेगा ऑब्जेक्ट हमारा, लेकिन ध्यान रहे इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस आई लेंस का, ये जो सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस है, मान लेते हैं इसका फोकस यहाँ पर है, ये एफ ओ हो गया, और यहाँ पर भी क्या है इसका फोकल लेंथ, एफ ओ हो गया। ठीक है, ये जो फोकल लेंथ एफ ओ है उसके बाद रखा जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इसके अंदर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे,
यहाँ पर रख देंगे तो क्या होगा, ये वर्चुअल इमेज देने लगेगा। ठीक है, ये मैंने जब इमेज फॉर्मेशन बताया था तो वहां पर आपको अच्छे से पता है कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कैसी इमेज हमको मिल रही है। अब देखो जरा, तो यहाँ पर सबसे पहले रे डायग्राम बनाते हैं। जो लाइट रे पैरेलल जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हो जाएगी, और एक लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो इस तरीके से जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे ये दोनों लाइट रे कट कर रही है, और यहाँ पर क्या हुआ, इसका इमेज हमको मिल गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट थी हमारी ए बी, तो इसकी इमेज हमको कहाँ मिली, ए डैश बी डैश पे मिली। ठीक है, तो ये लाइट रे, कुछ एरो जरूर बना दीजिएगा भैया, बिना एरो के कुछ समझ में नहीं आता। उसके बाद ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस। अब हमको क्या रखना है, एक आइलेंस रखना है। एक हमको यहाँ पे रखना है, आइलेंस रखना है। आइलेंस का जो साइज होगा, आइलेंस का जो साइज होगा वो आपका जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस बना हुआ है इससे बड़ा होता है। देखो जरा अभी मैं बनाता हूँ। जो आइलेंस का साइज होगा, थोड़ा सही से नहीं लेंस बन पाया, ठीक है, लेकिन फिर भी समझने के लिए, आइलेंस का जो साइज है वो इस ऑब्जेक्टिव से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो अब बड़ा है तो ये हमारा हो गया आइलेंस, इसको हम नाम दे देते हैं आइलेंस। ठीक है, अब बड़ा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लार्ज एपर्चर। लार्ज एपर्चर हो जाए और मॉडरेट फोकल लेंथ की हो जाएगी, मॉडरेट फोकल लेंथ। ठीक है, मतलब मॉडरेट मतलब होता है कि इस ऑब्जेक्टिव लेंस से इसकी फोकल लेंथ बड़ी है लेकिन बहुत बड़ी नहीं। अब हम जरा इसका रे डायग्राम बना लेते हैं। अब इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो फोकल लेंथ होगी, जो इसकी जो ये इमेज है, ये कहाँ पे रखी होगी। अब चलिए चीज़ और ध्यान से समझिए पहले कि ऑप्टिक्स में होता क्या है कि एक लेंस की तरफ बनाई गई इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज बनाई है ए डैश बी डैश, ये इस आई लेंस के लिए क्या काम करेगी, ये एक ऑब्जेक्ट का काम। ठीक है, तो अब कंडीशन ये है कि ये जो आपका आई लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ होने चाहिए, इस पॉइंट मतलब पोल और फोकस के बीच में। इसका फोकस मान लेते हैं ये हो गया एफ ई। ये कंडीशन आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देनी है कि आइलेंस के लिए, ये है आपका आइलेंस, आइलेंस के लिए ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है कहाँ पे रखे होने चाहिए, पोल और फोकस के बीच। अब देखो जरा क्या होगा, यहाँ पर जो लाइट रे पैरेलल जाएगी तो यहाँ पर भी फोकस होगा, वो क्या होगा, फोकस से गुजर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो ऐसे गुजर जाएगा। अब ये कहीं आगे तो मिलेगी नहीं जाके भाई, यहाँ पे तो आगे कहीं यहाँ मिलेगी नहीं ये वाले। तो इसको हमको क्या करना है, हमको डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाना है, हमको इनको पीछे बढ़ाना है। तो ये हो जाएंगे डॉट डॉट करके हमने इनको पीछे बढ़ा दिया, इस तरीके से डॉट डॉट करके पीछे बढ़ा देंगे हम इनको। और कहीं यहाँ पर ये कट करती है, यहाँ पर ये कट कर जाती हैं। यहाँ पर हमको देखिए क्या मिला, इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट का इमेज मिला फाइनल। इसको हम नाम दे देते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, ये नाम हमने दे दिया। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या थी, ए बी। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट थी ये ए बी थी, और इमेज हमको मिल रही है ए डैश बी डैश। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है बहुत ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी लाइट जो है तो तिरछी तिरछी बन गई है, इसलिए छोड़, अब ये मैग्निफिकेशन ज्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका जो मैग्निफिकेशन होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया फिगर। इसका और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो जितना अच्छे से फिगर बना ले जाएंगे उतना ही अच्छे से आपको वो फिगर वहां पे ड्रा हो जाता है। बस कंडीशन ये होती है एग्जाम के टाइम पे बिना रफ किए हुए एक बार में फिगर बनना चाहिए। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता है आपके पास कि फिगर भी बनाओ फिर रफ करो, फिर फिगर बनाओ रफ करो, ऐसे ये नहीं चलता वहां पर। ठीक है, ये तो हो गया फिगर। अब यहाँ पर
हमको इसको मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। हमको क्या निकालनी है? मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है इसकी। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या था आपका? सिंपल माइक्रोस्कोप में m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। ये सब में लगता है। बीटा क्या था? इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल, और अल्फा क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया एंगल। ठीक है, अब देखो चलो, सपोज करते थोड़ी देर के लिए हम ये जो आपका इमेज रख, ये ऑब्जेक्ट रखिए रियल की ए बी, इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। सपोज इसको हम ब्लैक से बनाते हैं। थोड़ा सपोज करेंगे ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लोग डबल डैश हो गया था, बी ट्रिपल डैश नाम देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बी ट्रिपल डैश नाम दे देते हैं। अब देखो जरा, इसको हम यहां से डॉट डॉट करके इस यहां से मिला देते हैं। ये ओ था हमारा, तो ये क्या हमारा ओ डैश। ठीक है, अब ये जो ए डबल डैश है, ये वाला ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश बनाने का सिर्फ मतलब यही है कि आपको हम एंगल समझा सके कौन अल्फा है कौन बीटा है, बाकी कोई खास मकसद नहीं है। तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये वाला, ये है अल्फा एंगल, और ये जो बड़ा वाला एंगल है ये है आपका बीटा एंगल। क्योंकि ये देखिए, ये ए डबल डैश बी टू, ये इमेज है, ये यहाँ पर कितना एंगल बना रही है? ये वाला देखिए, ये वाला बना रही है बीटा एंगल। ठीक है, अभी हमको इस वाले से कोई मतलब नहीं, तो अब सीधे सीधे ट्रायंगल ले लेते हैं, क्योंकि हमको बीटा और अल्फा की वैल्यू निकालनी है। देखो, तो ट्रायंगल ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश और ओ डैश, बस देखते रहिएगा। ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश और ओ डैश, इस ट्रायंगल का यूज करके हम लोग अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश अपॉन ओ डैश ए डबल डैश। ठीक है, यहाँ पर एंगल्स छोटे हैं, एंगल्स स्मॉल हैं, तो यहाँ पे स्मॉल एंगल, तो स्मॉल एंगल क्या हो जाता है? tan अल्फा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा में, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाता है आपका ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश अपॉन ओ डैश ए डबल डैश। ठीक है, लेकिन रियल में हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है? इधर रखी ना, ये दोनों पैरेलल थे, तो हम ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश को ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ओ डैश ए डबल। ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकाल आई। अब लगे हम बीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। ट्रायंगल ए डबल डैश बी डबल डैश ओ डैश, देखो जरा कौन सा ट्रायंगल? ये ए डबल डैश बी डबल डैश और ओ डैश, ये बड़का वाला ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा बीटा इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ओ डैश ए डबल डैश। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। हमको क्या करना है? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का इस वाले में यूज कर लेना है। देखो भैया, यहाँ लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये m इज इक्वल टू बीटा क्या होगा आपका? ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ओ डैश ए डबल डैश, और अपॉन में अल्फा जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ओ डैश ए डबल डैश, और ये हो जाएगा आपका ए बी। ये दोनों कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया? m इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। ठीक है, अब जरा देखो फिर से फिगर देखते हैं। अभी हमने ये जो बीच में ए डैश बी डैश वाली इमेज मिली थी इंटरमीडिएट, जिसका कोई खास काम नहीं था, उसका यूज नहीं किया। भाई इसमें बनी है तो यूज तो करना पड़ेगा। देखो जरा कैसे यूज करते हैं। तो हम इस इक्वेशन को
ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई करो और ए डैश से बी डैश से डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इसको अब देखो सेट करना है, एम इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश इंटू ए डैश बी डैश अपॉन, एक मिनट भैया, देखो क्या बनाना चाह रहे थे, क्या बना, चलो ये ए डैश और ये हो जाएगा आपका, ठीक है, इतना। बस हमने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया। अब ध्यान से जरा इसको देख लो, ये चीज ध्यान से देखना है और ये चीज ध्यान से देखना है क्या लिखा हुआ, ठीक है। अब जरा देखो, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, देखो जरा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। आइलेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ठीक है। तो इमेज अपॉन इमेज की हाइट, ए डबल डैश बी डबल डैश क्या होगी, इमेज की हाइट, तो इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, ये मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चीज लिखी हुई है वो आइलेंस की मैग्निफिकेशन पावर लिखी हुई है, यानी कि m इज इक्वल टू एम ई इंटू, ये क्या लिखा हुआ है, ए डबल ए डैश बी डैश अपॉन ए बी डैश, नहीं डैश नहीं है यहाँ पे, ये डैश नहीं है, इसको हटा देते हैं, ए बी, ठीक है। अब ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इसको देख लेते हैं जरा फिगर में, देखो इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, मतलब क्या हुआ कि इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, ये किसके लिए, ये किसका हो गया, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये वाला, ये है आपका मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, तो रहेगा एम ओ, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव, ई मतलब आई लेंस। तो ये जो फॉर्मूला आपको बना, ये है आपका मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। आओ देखिए जरा, एज वी नो दैट सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोगों ने फॉर्मूला प्रूफ किया था कि एम ई इज इक्वल टू वन प्लस डी अपॉन एफ ई, वन प्लस डी अपॉन एफ था। तो यहाँ पे आई लेंस, क्योंकि वो लेंस हमारी आंख की तरफ था, इसलिए हमने इसको यहाँ पर नाम दे दिया आई लेंस। तो वहां पर ये फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूफ कर दिया था। तो एम ई वैल्यू तो हमको पता हो गई, और एम ओ की वैल्यू हम उसी तरीके से जान सकते हैं। एम ओ होता है मैग्निफिकेशन पावर की वी अपॉन यू, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये ओ है मतलब ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पर भी दोनों ओ लगा दे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं प्लस माइनस साइन कन्वेंशन रूल। तो मैग्निफिकेशन पावर इसके लिए देखते हैं, तो v अपॉन यू, वी है आपका इस साइड में और u है इस साइड में, तो u हो जाएगा नेगेटिव, v रहेगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो v है वो पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे इसको कर देते हैं नेगेटिव। ये आपका एक फॉर्मूला बना ऑब्जेक्टिव का, ये हो गया आपका बना आई लेंस का। ये और ये दोनों यूज कर देंगे इस इक्वेशन स्टार, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन स्टार, फ्रॉम इक्वेशन स्टार, ये हो जाएगा m इज इक्वल टू वी ओ अपॉन यू ओ माइनस का है, ये हो जाएगा वन प्लस डी अपॉन एफ ई। ये हमारा फॉर्मूला बना है मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। बस इतना छोटा सा डेरिवेशन आपको करना होता है। आपको लग रहा हो कि सर कुछ बड़ा है, ये बड़ा नहीं है, ये बस समझ लेना है। देखिए फिगर आपके सामने है, फिगर की प्रैक्टिस करनी रहेगी, ये फिर हम आपसे बोलते हैं फिगर की प्रैक्टिस करनी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर बस आपको ये ध्यान देना है कि एक लेंस के द्वारा बनाए गए इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरीके से बिहेव करती है। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये फिक्स रहता है, जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है ये फिक्स रहता है। आई लेंस को हम आगे पीछे अपने सुविधा के अकॉर्डिंग खिसका सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे आता है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, कभी कभी पूछ लेते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप।
माइक्रोस्कोप। अब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस। आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है वही होती है लेंथ। तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप है वो होती है ओ डैश। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये कभी कभी आपके पूछ लेते हैं कि यहाँ पर इस माइक्रोस्कोप में इसकी लेंथ क्या है। तो यहाँ पर आपको ये फिगर अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना है और ये डेरिवेशन प्रैक्टिस कर लेना है। बस हमने क्या लिखा है, देखिए जनरल फॉर्मूला आपको ये पता ही था, दो ट्रायंगल का यूज करके हमने बीटा अपन अल्फा की वैल्यू निकाल ली और उसके बाद में हमने ए डैश बी डैश जो इंटरमीडिएट इमेज बन रही थी उससे हम लोगों ने मल्टीप्लाई डिवाइड किया और हमने नया फॉर्मूला यहाँ पर जनरेट कर। ठीक है, ये तो हो गया आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक फिनिश हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब यहाँ पर टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लिख देते हैं फिर आपको बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि टेलीस्कोप क्या होता है। टेलीस्कोप होता है दूर की ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ये ज्यादातर प्लेनेट को देखने के यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो केस होते हैं। तो सबसे पहला केस यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट केस। ठीक है, वो पेपर में भाई केस आता है, इस केस का फिगर बनाना है, इस केस में डेरिवेशन करना है, ये सब बकायदा कहा हुआ आता है और कुछ नहीं है। तो जरा देखिए, इसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट केस, देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप फिगर बनता है बड़ा कंफ्यूजन वाला। एस्ट्रोनॉमिकल में कंपाउंड में क्या था, आई लेंस छोटा था, ओ सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा था, आई लेंस बड़ा था। इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो बड़ा बनता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट है दूर, वहां से ज्यादा लाइट आनी चाहिए, इसलिए इसका जो साइज है, जो अपर्चर है वो बड़ा बनाया जाता है। तो ये होता है लार्ज अपर्चर। ठीक है, लार्ज अपर्चर। और लार्ज फोकल लेंथ होनी चाहिए, लार्ज फोकल। ठीक है, और इसका नाम तो भी मैंने भैया लिखा ही नहीं, इसका जो नाम है वो है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हमने खींच दी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस वाली। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्टिव लेंस का फिगर बना लेते हैं। अब लाइट रे जो आ रही होंगी वो इन्फिनिटी से आ रही होंगी, क्योंकि वो जो आपके पास प्लेनेट है वो घर पे तो रखा नहीं है, वो दूर है। तो वहां से लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में भी आ सकती है, जैसे ये पैरेलल में भी आ सकती है और किसी एक एंगल बनाती हुई आ सकती है। लेकिन कंडीशन क्या है, इसका फोकस है आपका यहाँ पर, यह है इसका फोकस एफ ओ। इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। इमेज जो बनेगी वो फोकस पे बनेगी। कैसे बनेगी? यहाँ पे थोड़ा सा रूल होता वही है, ये फिगर में थोड़ा दूसरे से बनाया जाता है। देखो कैसे, जो लाइट रे होगी वो किसी भी एंगल से आ सकती है और कहीं से भी कट करेगी, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसको यहाँ पे कट के इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ये ठीक है। एफ ओ है, लार्ज फोकस का है। यहाँ पर आपको कि सर ये तो देखिए यहाँ पे प्लस ये कट कर रहा है, तो मैंने कहा ना यहाँ पर थोड़ा सा रूल वो पहले वाला रूल नहीं लगता है। यहाँ पर इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है, हमको नहीं पता कैसे आ रही है, बस क्या है इमेज कहाँ बनेगी, वो बनेगी फोकस पे, इतना श्योर है। लेकिन रूल्स थोड़े से इनवैलिड हो जाते हैं। ये है हमारा इमेज। ठीक है, ये है ऑब्जेक्टिव की तरह बनाई गई इमेज, इसको नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, ये है इसका फोकस। अब
दूसरा जो होता है आइलेंस, आइलेंस जो होता है वो ऑब्जेक्टिव से छोटा होता है, ऑब्जेक्टिव से छोटा होता है, इसको हम लोग आइलेंस, ठीक है। स्मॉल अपर्चर है और तो स्मॉल फोकल लेंथ भी है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट केस में बस आपको ये ध्यान दे रखना है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में बस ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव का फोकस और आइलेंस का फोकस दोनों एक पॉइंट पर लाई करें। मतलब इस ऑब्जेक्टिव का फोकस एफ ओ और इस आइलेंस का फोकस एफ ई, ये दोनों एक पॉइंट पर लाई करें, बस यही होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट केस। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो जो इस ऑब्जेक्टिव ने ये इमेज बनाई, तो ये इमेज इस आइलेंस के लिए क्या करेगा, ये करेगा एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम। तो इस आइलेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखिए, फोकस पे रखिए, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। जरा हम इसको, ये जाएगी पैरेलल, ये जाएगा फोकस से, और यहाँ पर भी इस तरीके से जाएगा, तो ये सीधे सीधे ऐसे निकल जाएगा और ये सीधे सीधे भी ऐसे निकल जाएगा। तो ये बनेगा हमारा इन्फिनाइट पे कहीं पर, यहाँ तो इमेज बनी नहीं है, तो ये फिगर हमारा बन गया नॉर्मल एडजस्टमेंट का, ठीक है। आप कहोगे साहब इसमें फिगर तो कंप्लीट हो गया हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट का, अब इसमें हमको मैग्निफिकेशन पावर निकालनी है, ये 2 नंबर का ही फिगर भी आता है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन पावर स्मॉल m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, फॉर्मूला वही रहेगा। अब यहाँ पर बीटा क्या होगा, अल्फा क्या होगा, ये तो डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये है हमारा अल्फा, तो ये भी हमारा अल्फा हुआ, ठीक है। ये होता है हमारा एंगल बीटा, ये है हमारा बीटा है। तो ये ध्यान देना है, इसका नामकरण भी कर देते हैं, ये है ओ, ये है हमारा ओ डैश, ठीक है। तो हम आपको 2 ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ओ ए बी, ये देखो ओ ए बी, ये ट्रायंगल का हम यूज करके अल्फा निकाल लेंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन अल्फा लगाएंगे तो और टेन है तो स्मॉल एंगल टेन हट जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन ओ ए, और उससे वैसे ही हम ट्रायंगल ओ डैश ए बी लगा देंगे, ये वाला ओ डैश ए बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ डैश ए, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं, और इसको इक्वेशन हम लोग स्टार बना लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन स्टार, ये जो आपकी स्टार है इक्वेशन इसमें यूज कर लेंगे। m इज इक्वल टू बीटा अपन अल्फा, तो बीटा की वैल्यू रख दीजिए, क्या होगी ए बी अपान ओ डैश ए इंटू ओ ए अपान ए बी, ए बी से भी कैंसिल आउट, ये हो जाएगा ओ ए अपॉन ओ डैश ए, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं इसमें ओ ए क्या है, ओ ए, ओ डैश ए, देखो जरा ध्यान से देखिएगा, ओ ए ये तो फोकस लेंथ हो गई ना ऑब्जेक्टिव की, और ओ डैश ए ये आइलेंस की फोकल लेंथ हो गई, बस रख देते हैं। तो m इक्वल टू जो ओ ए है ये एफ ओ है, जो ओ डैश ए है वो एफ ई है, लेकिन वो इधर लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। माइनस का मतलब ये कुछ नहीं है कि यहाँ पर ये कॉनकेव लेंस हो गया, ठीक है। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ पर बस साइन की वजह से रूल यूज किया गया है, इसलिए माइनस। यहाँ माइनस का मतलब ये है इन्वर्टेड इमेज, माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज को शो कर रहा है, ये ध्यान देना है, ठीक है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो आपको मैग्नीफाइंग पावर मिलती है वो मिनिमम होती है, ठीक है। जो मैग्नीफाइंग आपको पावर मिली है, ये क्या है, ये वाली, ये जो मिली है ये वाली, ये मिनिमम है। तो कभी पूछ लेते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर बताइए,
तो ये वाला आपका केस यहाँ पे, ठीक है। फिर इसमें वही केस पूछते हैं कभी कभी, फिगर आपके सामने बना होगा, कहेंगे इसमें लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कितना होगा। तो फिर वही होगा, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप होगा कि दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस, यानी कि ओ डैश। अब जरा फिगर को ध्यान से देखो, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ओ ए ओ डैश ए। देखो, ओ ए प्लस ओ डैश ए, यानी कि इसको हम ऐसे ले सकते हो, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू एफ ओ प्लस, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। अब उसके बाद जो नॉर्मल एडजस्टमेंट के बाद में जो केस आता है, या हेडिंग डाल देते हैं, वो है दूसरा केस जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब अब इमेज जो है वो कहाँ बननी चाहिए, हमको कम से कम 24 सेंटीमीटर पे बननी चाहिए। भाई अभी तो हमारे इस केस में कोई मतलब ही नहीं था, तो हमको करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस फिगर को ध्यान से समझिए जरा। ये फिगर समझ लेंगे बस आराम से काम हो जाएगा। हमको करना क्या है, हम इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव को इसमें भी खिसका नहीं सकते, हम आइलेंस को खिसका सकते हैं, उसमें भी कंपाउंड में भी वही था। इस आइलेंस को अगर हम थोड़ा सा इधर की ओर खिसका दें, इधर की ओर थोड़ा सा खिसका दें, तो क्या होगा, ये फोकस लेंथ जो यहाँ पे लाई कर रहा था एफ ई, वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान समझिएगा। तो अभी हम लोग ओ ए को जो एफ ई बोल रहे थे, फिर हम ओ ए को क्या बोलेंगे, यू बोल देंगे। देखो जरा इसको फिगर से समझाते हैं, यहाँ पर फिर से फिगर बनाते हैं जरा। देखो, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। अब इसमें ज्यादा नोटिंग नहीं करेंगे क्योंकि नोटिंग तो हम लोग पहले कर चुके थे। अब उसके बाद यहाँ पर ये लाइट कुछ इस तरीके से आई, ये और ये बन गए हमारी इमेज, ठीक है। इसको हम लोगों ने ये क्या नाम दिया, एफ ओ दिया था, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमको क्या बनाना है, एक आइलेंस बनाना है। अब पहले वाले केस में क्या था कि इस आइलेंस का फोकस यहाँ पे लाई कर रहा था, लेकिन हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड। तो अब फोकस कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब फोकस कहाँ पे आ गया है, अब ये आ गया यहाँ पर फोकस, ये है एफ ई। आपका ये जो आपकी इमेज रखी है इस लेंस के लिए, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो हमने इसको तो शिफ्ट ही नहीं किया, कुछ नहीं किया, हमने इस आइलेंस को थोड़ा इधर खिसका दिया। जब आइलेंस को इधर की ओर खिसका दिया तो एफ ई शिफ्ट हो गया। तो ये हमारा जो आइलेंस था, अब जो ए बी डिस्टेंस है, ये था ओ, ये था ओ डैश। तो जो ओ डैश ए पहले केस में एफ ई था, तो इस केस में क्या हो जाएगा, यू ई हो जाएगा, वो भी क्या, माइनस। बस यही तो केस था भाई, जिसको हम लोग पहले एफ ई मना रहे थे, अब क्या हो जाएगा, यू ई। और पहले केस में जो मैग्नीफाइंग पावर कितनी निकली है, एफ ओ अपॉन एफ ई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग एम इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई, तो पहले था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन माइनस यू, ठीक है। आप कहोगे सर माइनस तो पहले से लगा है। यहाँ पर हमने, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा हो, तो इसको भी आप ओ ए को यू ही रखिए, क्योंकि यहाँ पर हम दो जगह साइन करेंगे तो एक ही बार यूज करें ना, तो हमने इसमें पहले यूज कर लिया था, इसलिए हमको बार बार यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला ये हो। तो कोई लीस्ट डिस्टेंस वाले केस में कोई डेरिवेशन नहीं करना है, बस फिगर बनाना है। और यहाँ पर
इसको बना दे भैया थोड़ा सा। हाँ ठीक है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा फिगर बना दे कंप्लीट। ये फोकस, तो ये इधर, तो ये थोड़ा सा इधर आएगा, और ये कहीं यहाँ पर आकर के कट कर जाएगा, और यहाँ कहीं हमारी एक इमेज बन जाएगी। ये हो जाएगा ए डैश और बी डैश, ठीक है। लीस्ट डिस्टेंस पे हमारी वो इमेज बनने लगी। तो उसमें कुछ नहीं करना है, बस लीस्ट डिस्टेंस वाले में थोड़ा सा इमेज को शिफ्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता हुआ मिल जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस पे बन रहा है, तो फॉर आई लेंस जो v है आपको क्या बन रही कहाँ पर d पे, तो d था लीस्ट डिस्टेंस, हमने पहले बता दिया था। इस केस में जो इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, d पे, और लेफ्ट साइड में बन रही है, तो इसलिए हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पर u जो है तो भाई माइनस यू ही है, और जो इसकी फोकल लेंथ है वो क्या है आपकी, वो फी है। तो यहाँ पे हम लेंस फॉर्मूला यूज कर ले, 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बस ये वैल्यू हम दोनों यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 1/-d माइनस 1, इसको प्लस कर दीजिए क्योंकि u की जगह माइनस यू रखेंगे, बजाय ये इज इक्वल टू 1/fe। तो ये इधर ले जाओ, इसको हम लोग इसे रखते हैं 1/ue। ठीक है, 1/u। अब उसको लेफ्ट राइट साइड में लेके जाते हैं, 1/ue इज इक्वल टू 1/d प्लस 1/fe। तो 1/ue इज इक्वल टू 1/fe, ऐसे ये हो जाएगा fe/d प्लस 1। बस ये जो 1/u की वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे आपके इस इक्वेशन। तो इसको हम लोग इक्वेशन स्टार बना लेते हैं। ठीक है, बस। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन स्टार m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन माइनस यू ही था, बस वैल्यू पुट कर दो भैया, आपका आंसर आ गया। तो हो जाएगा एफ ओ अपॉन एफ नेट एफ ओ अपॉन एफ ई, तो माइनस पहले से था, ये हो जाएगा 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला आ गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस में। तो थोड़ा सा सही करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट केस में मैग्नीफाइंग पावर। तो अब जरा इसमें भी लेंथ माइक्रोस्कोप निकाल लेते हैं। अगर इसमें भी अगर आपसे लेंथ पूछा जाए तो वही फॉर्मूला रहता है कि ओ डैश, लेकिन ओ डैश होगा कितना इसमें, अब देखो जरा, ओ एफ तक तो वही डिस्टेंस है, एफ ओ, ये यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, एफ ओ ही रहेगा, प्लस ओ डैश ए, ये क्या है, अब एफ ओ नहीं, अब पहले एफ ही थी, अब क्या बन गई है, यू ई बन गई है, इसलिए ये एल आपका इस तरीके से। ठीक, तो ये तो हो गया भैया दो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस, और एक हो गया हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब थोड़ा सा जो मैं छोटी सी जो बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। इस केस में दोनों जो है उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, दोनों केस में रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इसलिए ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट थे वो क्या थे, ये थे रिफ्रैक्टिव टाइप टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिव टाइप टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप कह सकते हो। ठीक है, रिफ्लेक्टिव टाइप टेलीस्कोप या रिफ्लेक्टिव टाइप माइक्रोस्कोप। अब इसमें रिफ्रैक्शन में एक दिक्कत आती है। रिफ्रैक्शन में देखा होगा चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, उसमें
ये लेंस बन गया हमारा। अरे काफी दिन से यूज नहीं किए तो भैया नाराज हो गया है, बोला आप लोग, बोला कि तुम स्टूडेंट का नुकसान करते हो, इसलिए हम आपसे सही नहीं चलेंगे। आप ठीक बन गया। अब देखो जब लेंस बनता है तो उसका देखिए कहीं पर भी थिकनेस सेम नहीं है, यहाँ पे कुछ और 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 है, ये थिकनेस सेम नहीं है। तो इसकी वजह से लेंसेज में कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल एंड क्रोमैटिक एबरेशन। अभी होता क्या है ये आपको फिगर से मैं समझाऊंगा, ठीक है, ज्यादा कुछ खास वैसे नहीं है, बस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको तीनों को हम इकट्ठे ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए तीनों गड़बड़ हो गया, चलो हम एक एक करके इमेज लेते हैं। इसको हम यहाँ पे गए और पहले ये लेते हैं, ठीक है। तब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए ये है हमारा क्रोमैटिक एबरेशन। मतलब क्रोमैटिक एबरेशन का मतलब होता है कि लेंस जो है वो सारी की सारी कलर की लाइट रे को एक जगह फोकस ना कर पाना, ये जो है आपका क्रोमैटिक, ये है क्रोमैटिक एबरेशन, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पर जितनी भी कलर्स आपको दिख रही हैं वो सारी अलग अलग फिक्स हो रही है, एक जगह पॉइंट नहीं हो पा रही हैं, तो ये एक दोष होता है लेंस में। दूसरा होता है स्फेरिकल एबरेशन। दूसरे के लिए फिगर आपका ये आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दूसरा फिगर ये है, इसमें देख रहे हो कि लाइट आ जरूर रही डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से, लेकिन देखो यहाँ पर ये कहीं पर भी एक जगह मिल नहीं रही, ये होता है हमारा स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन, ठीक है। ये दोनों डिफेक्ट होते हैं, ये दोनों डिफेक्ट होते हैं लेंस में, जिसकी वजह से जो कलर्ड इमेज होती है वो ब्लर बन जाती है। तो अगर इमेज ब्लर बन गई तो हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं रहा। तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यूज करते हैं, रिफ्लेक्शन वाली प्रोसेस यूज करते हैं, जिससे जो इमेज इमेज की ब्राइटनेस हो वो बढ़िया मिले। और पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं वहां पर। पैराबोलिक मिरर भैया ऐसा होता है, इस तरीके से होता है, उसका कर्वेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है, और उसकी खासियत होती है कि लाइट रे चाहे यहाँ पर पड़े तब भी वो उसके फोकस पे, कहीं पर भी लाइट रे पड़ेगी तो वो अपने फोकस पर ही उसको फोकस करता है, कहीं पर भी पड़े। तो स्फेरिकल हो चाहे क्रोमेटिक एबरेशन हो, पैराबोलिक मिरर क्या कहते हैं उसको रिमूव कर देता है। इसलिए पैराबोलिक जो मिरर होते हैं वो हम सर्च लाइट में भी उसको यूज करते हैं, एज अ सर्च लाइट उसको हम लोग यूज करते हैं। देखा होगा आपने मूवी में इतना बड़ा बॉक्स लेकर के और एक जगह पे फोकस करते रहते हैं, ये जेलों में ज्यादा लगवाते हैं कैदी लोग भाग ना जाए। तो वहां तो यहाँ पर भाई जब इसमें कमी आने लगी तो भाई न्यूटन साहब थे वो भी यहाँ चुप नहीं बैठे, क्योंकि उनका तो इंटरफेयर हर जगह है। तो उन्होंने कहा भैया नहीं, एक हम टेलीस्कोप बना रहे हैं, तो उन्होंने उसका नाम दे दिया न्यूटन्स टेलीस्कोप। न्यूटन्स टेलीस्कोप, ठीक है, न्यूटन्स टेलीस्कोप। या इसका दूसरा नाम है कैसग्रेनियन टेलीस्कोप, या इसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग कभी कभी रिफ्लेक्टिंग टाइप भी बोल सकते हैं। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है। अभी बनता कैसे जरा से, फिगर ज्यादा कठिन है, फिगर बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर एक मिरर लगा होता है, ठीक है, पैराबोलिक मिरर। यहाँ पर ये हो गया हमारा आई लेंस, ये पॉलिश होता है यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक पैराबोलिक मिरर यूज किया था, इसको अंदर तरफ पॉलिश। अब इसमें होती क्या है, ये लाइट रे यहाँ पे गई, यहाँ पे इंसिडेंट हुई,
और यहाँ पर जा करके मिल जाती है, बिल्कुल डिटो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जा करके उसको मिल जाता है। ये गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और इस तरह। ये बन गया हमारा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, तो बस इसमें खासियत ये है कि ये इसलिए यूज किया गया कि इसमें लेंसेज में क्रोमेटिक एबरेशन, स्फेरिकल एबरेशन आ रहा था, जिसकी वजह से हमारी जो इमेज बन रही थी क्लियर नहीं बन रही थी। उसको क्लियर बनाने के लिए ये सब किया गया। जब हमने इस रिफ्लेक्टिंग टाइप को यूज किया तो इमेज की क्वालिटी भी इंप्रूवमेंट हुआ, ब्राइटनेस भी इंप्रूव हुआ, क्लियर इमेज बनी हमारी, और जितनी भी एब्रेशन से उनसे फ्री हो गई हमारी। इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही आपका जो रे ऑप्टिक्स वाला जो पोर्शन था ये फिनिश हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन सभी से फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भैया, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो बहुत कंपलसरी है। इससे हम लोग को जो पढ़ने वाली फैमिली है ये बढ़े और अपने डाउट पूछे। मैं ये चैनल अपने लिए नहीं बनाया, ये हमें आप लोगों के लिए कि जैसे इस समय क्या हो रहा है, पैंडेमिक में क्लासेस नहीं चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि वीडियो नहीं आ रहा है, कि ये ऑडियो नहीं आ रहा है। तो मैं उन उन सभी के लिए भी वीडियो लेक्चर बना। ठीक है, तो आप ये सिर्फ आप लोग के लिए, जहाँ पे जो भी डाउट हो आप तुरंत कमेंट बॉक्स पूछ सकते हो। और वैसे भी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई डाउट आपको क्लियर ही ना होने दूं। ठीक है, तो इसको कोशिश करिएगा, एक बार प्रैक्टिस करिएगा, अगर नहीं समझ में आता तो फिर से कमेंट बॉक्स कर दिएगा, मैं इसको फिर से रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।